हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स सुभाष इंसानी। साइंस को देखिए हम लोग प्रैक्टिकली रूप से आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते चले आ रहे हैं। आई होप आपको जो भी लेसन आगे पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। साइंस को आप रटने का प्रयास एकदम बिल्कुल मत कीजिए, बस जुड़े रहिए और देखते रहिए, आपको हर लेसन बहुत आसानी तरीके से समझ में आने वाला है। साइंस और मैथ दोनों का धमाकेदार क्लासेस चलने स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force. I hope do you know about this gravitation? All pin after throwing it goes to around the earth, ठीक है। किसी भी पिंड को अगर हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमेशा पृथ्वी की हो जाता है। तो ऐसा कोई फोर्स अप्लाइड होगा ना जिस कारण से वह मतलब कोई भी मतलब अर्थ अपनी ओर पृथ्वी को खींच रही है, कोई बॉडी खींच रही है, तो वह फोर्स ही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है केप्लर्स लॉ। केप्लर्स के थर्ड लॉ है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, सैटेलाइट, प्लैनेट, आई होप आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। ग्रह और उपग्रह क्या होते हैं। ग्रह बताया जाता है कि ऐसे आकाशीय पिंड जो कि सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ऐसे आकाशीय पिंड जो कि सूर्य का परिक्रमा करते हैं उसको हम क्या करते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे कि अर्थ क्या है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड ऑफ मूव होती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, ठीक है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स मतलब उपग्रह जैसे हो गए। उपग्रह जैसे कि हमारा जो अर्थ है उसका जो चंद्रमा है, मून है, वह क्या करता है, मून जो अर्थ का परिक्रमा करता है। तो ऐसे पिंड जो कि पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उपग्रह। मतलब ग्रहों का सिंपल सी परिभाषा है, ऐसे पिंड जो कि ग्रहों का परिक्रमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, ठीक है। आपको जनरली समझाने के लिए बताया गया। तो केप्लस लॉ है, जो केप्लस लॉ डिपेंडेंट प्लैनेट्स के लिए, उपग्रह के लिए है कि उपग्रह के गति से संबंधित केप्लस ने रूल दिया। फर्स्ट उनका है लॉ ऑफ सेंटर, ठीक है, कक्षाओं का नियम बोलते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले केप्लस ने बताया कि जो प्रत्येक ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। प्रत्येक ग्रह जो होता है वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। और जो सन होता है वह मिड में होता है। सन क्या होता है, मिड होता है। मतलब जो जितने भी मतलब प्लैनेट्स होते हैं वह हाइपरबोलिक मूव होते हैं, हाइपरबोलिक राउंड ऑफ में मूव होते हैं। फर्स्ट इसका लॉ था। सेकेंड है लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल का नियम जिसे बोलते हैं। क्षेत्रफल का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केप्लस ने क्या बताया कि प्रत्येक ग्रह जो होते हैं सूर्य के साथ दीर्घता का कक्षाओं में गति करते ही है, लेकिन जो ग्रह होता है उन्होंने वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, ठीक है। यानी जो ग्रह है जितने समय में वह ए से बी तक पहुंचता है, ठीक उतना ही समय में वह सी से डी तक पहुंचता है। मतलब दैट मीन्स एरिया ऑफ ए एस बी इक्वल टू एरिया ऑफ सी एस डी, ठीक है। दोनों के अगर एरिया समान हो, देखिए पास में है इसलिए लग रहा है कुछ ज़्यादा दूरी तक डिस्टेंस तय किया है, और थोड़ा दूर इसलिए लग रहा है कम डिस्टेंस तय किया है, बट दोनों को समान समय लगेगा। ए से बी तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही सी से डी तक जाने में समय लगेगा, ठीक है। थर्ड है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, आवर्तकाल का नियम जिसे बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। केप्लस ने बताया कि यदि कोई ग्रह, ठीक है, कोई भी सैटेलाइट से यदि किसी सन के अराउंड ऑफ मूव हो रहा है तो जो ग्रहों का टाइम पीरियड होता है,
टाइम पीरियड मतलब एक राउंड मूव करने में जो उसे टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड का स्क्वायर उस ग्रह को मिलाने वाली जो दूरी होती है उसके तृतीय घात के प्रोपोर्शनल होता है। यह हमारा थर्ड लॉ था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, मतलब ग्रह को जो एक चक्कर करने में पूरा समय लगेगा वह डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। सिंपल सा है, इसका लॉजिकली मतलब प्रैक्टिकली हम लोग जान सकते हैं। जैसे क्या, जो ग्रह दूर होते हैं उनको परिक्रमा करने में अधिक समय लगता है, और जो ग्रह पास में होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से बहुत से ग्रह अपना मूव करते रहते हैं, तो जो ग्रह थोड़ा दूर है जिसकी रेडियस क्या है अधिक है, उसका परिक्रमण काल अधिक होगा। सिंपल सा है कंडीशन, उसको हम लोग प्रैक्टिकली रूप से जानते रहेंगे फिगर से, तो बहुत आसानी तरीके से समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम देखिए बहुत ही लॉजिकल है, आराम से समझ में आएगा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। न्यूटन ने क्या डिफाइंस किया कि इफ एनी सैटेलाइट्स मूव अराउंड द सन, द force between two planets or satellites that is proportional to its mass and इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। से दो पिंड हैं, तो न्यूटन ने क्या बताया कि इन दोनों पिंडों के बीच में, जैसे दो कोई बॉडी है उनके बीच में जो फोर्स अप्लाइड होता है, यह फोर्स वह उनके मास के मल्टीपल के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और उनके बीच की जो डिस्टेंस, जैसे दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज आर है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 करके होता है। अगर हम इसको मिला दें 1 और 2 को, तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल से हटा कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ न्यूटन्स। ठीक है, जहाँ पे जो जी होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। ठीक है, यह इसकी वैल्यू होती है, याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप याद रखे रहेंगे तो आपको बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, देखिए इतनी गर्मी में आपको इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, और कोशिश कीजिए आप लोग भी मेहनत से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर दोनों लोग का तालमेल बैठा करके आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो। ठीक है, देखिए कुछ आगे पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, जनरली बहुत बार पूछा जाता है, तो देख लीजिए बहुत सिंपल सा है। वी नो दैट्स, हम जानते हैं बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हमने न्यूटन्स लॉ क्या पढ़ा, या बराबर यदि कोई बॉडी मान लीजिए एक अर्थ है, ठीक है, और एक कोई दूसरा बॉडी है, उनके बीच में जो फोर्स है बराबर जी m अपॉन आर स्क्वायर, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन गति विषय द्वितीय नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, F इक्वल टू एम में। ठीक, बट यहाँ पे क्या, बॉडी नीचे की ओर गिर रही है अराउंड टू अर्थ, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कार्य करेगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में क्या है, फोर्स ही है ना, तो क्या होगा, इसकी एफ की वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, एम जी इक्वल टू जाएगा जी एम आई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, यहाँ से स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, जी इक्वल टू जाएगा जी एम आई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो यह होता है हमारा स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन।
जिसको हम लोग बहुत आसानी तरीके से सिंपली रूप से समझ लेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगा। और इसमें बहुत से टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, हम लोग वीडियो में बने रहेंगे, देखिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि जब पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जी के मान में क्या इंटरचेंजिंग होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, देखिए जिससे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, जिसकी रेडियस आ रही है, मास इसका एम है। अगर इससे हम कुछ एच डिस्टेंस ऊपर चले गए, जहाँ कोई एक बॉडी है जिसकी मास स्मॉल एम है, तो देखिए यह आ रही है, ठीक, और हमने ये ऊपर चला गया, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ पृथ्वी पे कितना होता है, पृथ्वी पे यू नो दैट्स जी इक्वल टू जी एम आई अपॉन आर ई स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, अब आफ्टर गोइंग एच हाइट अपर, अगर हम एच ऊंचाई ऊपर चले जा रहे हैं, ठीक, जहाँ पे सपोज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डैश है, तो जी बराबर जी एम आई, अब देखिए रेडियस कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड कर लीजिए, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, जी डैश अपॉन जी, इसमें देखिए क्या, जी एम आई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा जी एम आई बटे आर ई स्क्वायर, तो जी एम आई से जी एम आई कैंसिल हो जाएगा, आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आर ई स्क्वायर अगर इसमें से हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कट जाएगा, यहाँ से जी डैश बराबर हो जाएगा जी अपॉन 1 प्लस एच बटे आर ई का होल स्क्वायर। यह होगा हमारा इंटरचेंजिंग स्मॉल जी। ठीक है, जी के मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग, यह तो पृथ्वी तल से क्या था, ऊपर जाने पर, ठीक है, नीचे जाने पर क्या होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। चेंजिंग इंटरचेंजिंग इन डाउनवर्ड, अगर अर्थ से हम नीचे जा रहे हैं, पृथ्वी तल से नीचे, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर क्या होगा, देखिए सपोज ये हमारा अर्थ है, अब हम इसकी पूरी रेडियस आ रही था, ठीक, द्रव्यमान एम आई, अगर हम ये एच डिस्टेंस अंदर आ गए, अब यहाँ पे अगर निकालना है तो यह डिस्टेंस क्या होगा, आर ई माइनस एच होगा। ठीक है, तो हम पहले निकालना चाहेंगे कि देखिए डाउनवर्ड ऑन अर्थ, पृथ्वी से नीचे अगर हम निकालना चाहें तो जी डैश बराबर जी एम आई, देखिए मास उसका क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। अगर हम अंदर जाएंगे तो मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वैल्यूम। ठीक है, तो अगर हम मास की वैल्यू निकालना चाहें तो मास बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो देखो वैल्यूम क्या है, स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई आर क्यू, 17 पाई आर क्यू होता है इंटू जी हो जाएगा अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स बचेगा क्या, जी डैश इक्वल टू 4/3 पाई आर ई माइनस एच रो इंटू जी। ठीक है, यह डाउनवर्ड पे है। ऑन अर्थ पे अगर हम निकालें सिमिलरिटी, अगर इसी तरीके से हम देखें ऑन अर्थ पृथ्वी पर, तो जी डैश के स्थान पे जी होता है, जी इक्वल टू 4/3 पाई, इसकी रेडियस क्या होगा, आर ही होगा, क्योंकि
अंदर गए तो आर ई माइनस एच, अगर इस पे लेंगे तो आर ई होगा, और रो इंटू जी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो 1 में 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या होगा हमारा जी डैश बटे जी इक्वल टू, इसमें देखिए मैक्सिमम पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा आर ई माइनस एच बटे आर ई। ठीक, अलग अलग हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच बटे आर ई। ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू द अर्थ। पृथ्वी के अगर अंदर हम चले जाएंगे, वहाँ पर अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से फाइंड होगा हमें। ठीक है, इसमें लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इरेज नहीं कर रहे हैं, कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम होगा आप समझने में, अगर कॉपी करना चाह रहे हैं तो कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके फिर से देख करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? देखिए बताया था कि एनी बॉडी दैट इज चेंज ऑफ इनफाइनाइट टू एनी लिमिटेड डिस्टेंस। ठीक है, किसी पिंड को अगर हम अनंत से किसी लिमिटेड डिस्टेंस तक ला रहे हैं, तो आफ्टर चेंजिंग टू वन पोजिशन टू सेकेंड पोजिशन, द वर्क डन ड्यूरिंग ए प्रोसेस दैट इज नोन एज द पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, मतलब अनंत से हम किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अगर हम अंदर ला रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा, दैट्स वर्क डन इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स V इक्वल टू W अपॉन, मतलब वही जो कार्य करना होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क डन। ठीक है, देखिएगा थोड़ा लाइट कम होगा, बट आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, आई होप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। वीडियो अब आधा क्लियर हो गया है तो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए हमें वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो यू नो दैट्स वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए कोई भी बॉडी है जिसका मास m रेडियस आ रही है, इससे कुछ r डिस्टेंस पे कोई दूसरा स्मॉल बॉडी m है जिसको इनफाइनाइट से लाया जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स कितना अप्लाइड होगा, फोर्स बिटवीन बॉडी, इन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वायर बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन अगर हम निकालें, W इक्वल टू F इंटू स्मॉल डिस्टेंस, सपोज आर डी आर हमने इंटरचेंज किया है, स्मॉल डिस्टेंस को डी आर अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं ला करके, तो वहाँ पे वर्क डन हो रहा होगा W इक्वल टू F की वैल्यू क्या होगा, वही जी m अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखिए इसकी डिफिनेशन बताया गया कि इनफाइनाइट से किसी डिस्टेंस तक हम लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, तो इनफाइनाइट टू आर वर्क डन ड्यूरिंग अगर हम इनफाइनाइट टू आर तक ला रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए वर्क अब हमें डिफिनेटिव इंटीग्रल द्वारा, लिमिटेड इंटीग्रल द्वारा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अगर किसी वर्ग को हम क्या करते हैं, किसी लिमिटेटिव फोर्स में करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन द्वारा उसको फाइंड करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब केवल बचेगा इनफाइनाइट टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखिए आपने पढ़ा होगा फार्मूला x के पावर n dx, दैट इज x के पावर n+1 बटे n+1 बाई दिस वे जी m आर के पावर -2 हो जाएगा, तो -2 + 1 बटे -2 + 1 हो जाएगा, आर के पावर -1 उसको 1 अपॉन आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो W इक्वल हो जाएगा -g m अपॉन आर, दैट इज द वर्क डन, एंड दिस इज आल्सो डिफिनेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और है, बहुत ही शानदार है, आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा सा यही भी हम समझा दे रहे हैं।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर एनर्जी पढ़ना होगा इसकी डिफिनेशन होती है टी फॉर 1 ग्राम of any body to interchange of infinite to any limited distance that were done during process known as a gravitational potential energy। ठीक है, मतलब किसी एकांक पिंड को, ठीक है, लाने में जो किया गया कार्य होता है, दैट मीन्स U इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है, तो देखिए W की वैल्यू हमने यहाँ तक फाइंड किया है, कुछ करना नहीं होता है, बस यहाँ -G m अपॉन आर बटे एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जो वही बचेगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से हमारा लेसन खत्म होता है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, यह लेसन समझने का प्रयास करेंगे, 1-2 बार देखिएगा, अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने बीच में।